चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा ओके हाँ सर, शुरू करा दो। चैप्टर कंप्लीट कर लो। अच्छा ठीक है, तो उसमें तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा के उसको खत्म कर देते हैं, फिर तो थोड़े उसके बाद डाउट ही डिस्कस कर लेंगे अगर किसी ने किया होगा तो। कितनी है उसमें? 7 हैं, 7वीं बची हुई है बस हमारी, 7th। सर 28 क्वेश्चन है। हाँ उसमें क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं। हाँ वही तो बात सर है। पर बीच बीच इजी में है। कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं और कितने सर हैं? अभी आप बहुत चैप्टर सारे। कंप्लीट करवा दे, संडे का डिस्कशन टाइम, तो बाद में भी कर संडे सकते का टाइम मिल जाएगा सर, उसे पूरा कर लेंगे सर, बढ़िया करके। सर न्यू और चैप्टर फ्रॉम लेंगे। न्यू वीक। सर न्यू चैप्टर स्टार्ट करिए। नहीं सर, पहले सर न्यू चैप्टर पुराना चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। यस हाँ सर। चलो हम लोग ना अपनी मर्जी से ही करना पड़ेगा, तुम तो आधे आधे बटे हुए हो। हाँ तो गुटबाजी हो रखी है। हाँ ये गुटबाजी हो रही है। सर तो पुराना वाला खत्म करके ही नए पे चलते हैं ना। हाँ पुराना हम खत्म कर रहे हैं वैसे पहले। स्टार्ट कर लेते। चलो लेकिन अब बात है कि डाउट सर डाउट फिर सर डाउट हमें मंडे संडे को का भी बता दिन मिल देंगे। जाएगा ना, संडे नहीं को नहीं, हम तो एक बार और हमारा रिवाइज कर लेंगे। फिर इतना चैप्टर बचा नहीं है ना कि आज हम बस वो पढ़ने लगेंगे, तो फिर तो नेक्स्ट शुरू करना पड़ेगा। या नेक्स्ट कर तो लेंगे ना, नेक्स्ट शुरू कर देंगे उसके बाद। कर दीजिए। नेक्स्ट शुरू कीजिए। तो सर सर आज नेक्स्ट शुरू शुरू कर कर देते दीजिए। हैं। सर नेक्स्ट शुरू कर दीजिए ना। नेक्स्ट शुरू कर दीजिए। चलो नेक्स्ट शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा तुमने पढ़ा हुआ भी है, हल्का हल्का सा जल्दी हो जाएगा। भूल वैसे गए वो तो सब। मेनली तो मंडे से ही होगा, हम रिलेशन पहले पढ़ेंगे, लेकिन रिलेशन तुमने पढ़ भी रखा होगा शुरू में, है ना? हाँ तो इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं, तो वो तो इसीलिए सब भूल रिवाइज गए। कर रहे हैं। रिलेशन ही से ही शुरू कर रहे हैं हम, सीधे फंक्शन पे नहीं कूद रहे हैं, है ना? रिलेशन से शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी 2-3 क्वेश्चन बता दीजिए, आप कह रहे थे करवाने को। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी का कहते हैं 2-3 क्वेश्चन कराएंगे क्लास में, उसमें वो तो करा दीजिए पहले। हाँ वो हम सोच रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा जब डाउट डिस्कस करेंगे ना तभी कराएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन करा के नए चैप्टर पे जाना नहीं। तो या तो ऐसा करेंगे, अभी हम पहले नया चैप्टर शुरू करते हैं, लास्ट के 15 मिनट में 2 क्वेश्चन मैं प्रोबेबिलिटी के कोर्स कराऊंगा तुमको, है ना? अभी हम नया शुरू करते हैं। तो कितना स्पेस छोड़ा है उसके लिए फिर? रिलेशन एंड फंक्शन स्पेस एक पेज। अच्छा वो क्वेश्चन करने के लिए 2 Yes, पेज sir. छोड़ दो बस। 2 पेज क्या है, 1 पेज भी छोड़ोगे ना उसमें भी हो जाएंगे। वैसे चलो 2 पेज के आगे से शुरू करो। ओके। तो चलो अभी मैं फिर म्यूट कर रहा हूँ सबको, है ना? और हम रिलेशन शुरू करते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहले हमारा जो सेट थ्योरी में जो पढ़ा था हमने, है ना? सेट थ्योरी हम रिवाइज नहीं करेंगे, सेट थ्योरी तुमको क्लियर होगी, है ना? हम सेट थ्योरी में सबसे पहले बस कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, है ना? व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना? लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो वेक्टर में होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स बोले तो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना? हमको ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबने पढ़े हैं, वो जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम किसी के भी पॉइंट के, वो ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, है ना? ऐसे 1,2, है ना? 2,3 एंड -1, -2 ऐसे। तो कलेक्शन इन ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन बनाना है, एक सेट बनाना है। इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, है ना? एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में कुछ मेंबर्स होंगे, बी में कुछ मेंबर्स होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कलेक्शन ऑफ सच ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना? whose first element belong to the set A and second element belong to the set B। तो ऐसे सारे लिखने होंगे, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। ठीक है? तो जैसी डेफिनेशन लिखी हुई है सबके सामने, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स such that its first member belongs to set A, second member belongs to set B is known as Cartesian product of set A and set B and denoted as
क्रॉस जो बोला है हमने, है ना, ए क्रॉस बी। तो ये तो डेफिनेशन हमने लैंग्वेज में बता दी। अब इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, है ना, कलेक्शन ऑफ, है ना, सेट का डिनोशन है ये कि जो बाहर जो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स ए में होना चाहिए और वाई बी में होना चाहिए। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है एक ये जो टर्म लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अगर नाम है तो अनऑर्डर्ड पेयर भी एक नाम होगा, है ना। तो हमको पहले अंतर समझा जाए, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर में क्या अंतर होता है ना। पीएनसी में एक दो सवाल आए होंगे, कभी कभी वो काउंट करवाते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे या कितने अनऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे, है ना, ऐसा नहीं है कि देखने में दोनों अलग होते हैं, देखने में दोनों एक ही चीज है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं बोल रहा हूं 1,2 और एक दूसरा लेता हूं ऐसे ही 2,1, अगर मैं बोल रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर तो ये दोनों अलग अलग पेयर हैं, और अगर मैं बोल रहा हूं अनऑर्डर्ड पेयर तो ये दोनों सेम पेयर हैं। बस यही अंतर होता है ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर में, है ना। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब अगर तुम चेंज कर दोगे ऑर्डर, है ना, कि पहला 2 लिख दो बाद का 1 लिख दो, मतलब ऐसे, तो वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो करता है तो ये दोनों अलग अलग काउंट करोगे। और अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, नहीं करता है मतलब 1,2 और 2,1 सेम चीज है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब, है ना, अगर 1,2 मतलब तुमको ऑर्डर मैटर करना है पहला वाला, तभी डेफिनेशन में लिखा है ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से उठाना है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से उठाना है। तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते उसको, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो कुछ और आ रहा होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब है ना, कलेक्शन ऑफ सच पेयर्स, ऐसे भी बोल सकते हो। फर्स्ट वाला पहले से उठाना है, सेकंड वाला दूसरे से उठाना है, इसमें खुद ही आ गया ऑर्डर्ड पेयर, है ना। जब मैं बोल रहा हूं पहला पहले से ही उठाना है, दूसरा दूसरे से ही उठाना है, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर्ड पेयर की ही बात कर रहा है वो, है ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए इसलिए ये लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब x, y और y, x अलग अलग चीज है ना, अलग अलग चीजें। तो अगर एक एग्जाम्पल से शुरू करें, है ना, जैसे ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे सामने, ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 है, इसमें मेंबर 3 मेंबर है। एक बी सेट दिया है, इसमें ए बी सी है, 3 मेंबर है इसमें भी। अब ए क्रॉस बी निकालना है मेरे को, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा मैं सारे, कि पहला मेंबर ए वाले सेट से कॉमा दूसरा मेंबर दूसरे वाले सेट से। तो पहले पे जैसे 1, ए, है ना, 1, बी, है ना, पहला इधर से या दूसरा इधर से है, तो 1, सी, ऐसी 2, ए, 2, बी, 2, सी, ऐसे ही एंड सो ऑन, 3, ए, 3, बी, 3, सी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, और सारे ही लिखने हैं, है ना, कोई छोड़ नहीं सकते, है ना। ए क्रॉस बी में अगर बी क्रॉस ए लिख रहे होते तो बी क्रॉस ए में मतलब पहला बी से उठाना है, दूसरा ए से उठाना है, बस। अब ये अंतर हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, A, 1, A, 2, A, 3, है ना, पहला ए से, पहला बी से और दूसरा ए से, है ना। हाँ ठीक है, तो A, 1, A, 2, A, 3, ऐसे ही B, 1, B, 2, B, 3, ऐसे ही C, 1, C, 2, C, 3। अब मुझे देख के बताओ A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये दोनों सेट इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? खाली देख के बताया जाए ये दोनों सेट इक्वल लग रहे हैं या अनइक्वल लग रहे हैं, है ना। तो अनइक्वल लग रहे हैं, है ना सबको। और क्यों अनइक्वल है ये, क्यों अनइक्वल है ये? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की बात की थी, है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की थी। अगर 1, ए इसमें लिखा है, इसमें A, 1 लिखा है, अगर मैंने डेफिनेशन में अनऑर्डर्ड पेयर बोला होता तो ये दोनों सेम होते,
है ना। तो A,1 1, A सेम ही चीज होती है। अगर मैं डेफिनेशन में ही अनऑर्डर्ड पेयर यूज करता, तो डेफिनेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स यूज किया था, तो इसलिए ये अलग चीज लिखी है, ये अलग चीज लिखी है ना। तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर इन जनरल बोले तो नॉट इक्वल, है ना, इक्वल सेट नहीं है। जैसे A क्रॉस B में पूछूं मैं मेंबर्स कितने हैं, A क्रॉस B में मेंबर्स कितने हैं, है ना। तो A क्रॉस B में मेंबर्स कितने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर एक मेंबर है ना, ये एक मेंबर है, क्लियर होना चाहिए, ये है एक मेंबर। ऐसे ही 1 नहीं है मेंबर इसका, है ना, 1, A ब्रैकेट में, वो एक मेंबर है इसका। तो A क्रॉस B में कितने मेंबर हैं, केवल 9 मेंबर्स हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना, इनका कलेक्शन है ये ऑर्डर्ड पेयर, है ना, इनका कलेक्शन है ये, है ना कि A B C का कलेक्शन नहीं है ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर 9 हैं। ऐसे ही B क्रॉस A में बोलूं तो कितने मेंबर्स होंगे, है ना, B क्रॉस A में भी देख रहा हूं तो 9 मेंबर्स। तो एक टर्म और पढ़ा होगा, है ना, दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, उनका कुछ नाम होता है, दो उनको कुछ बोलते हैं, जैसे इक्वल सेट्स होते हैं। इक्वल सेट मतलब हर एलिमेंट बराबर, हर एलिमेंट सेम। हाँ, तो अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उन दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। इक्विवेलेंट सेट्स, हाँ सही बात, सबको पता है। इक्विवेलेंट सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है, दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर याद आ गया होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो इसका कार्डिनल नंबर और इसका कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन इक्वल सेट नहीं है ये, ठीक है। अब अगर मैं पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या होगा। तो तुमको अभी तो प्रोबेबिलिटी पड़ी है, अभी पीएनसी रिवाइज की है ना। तो ऐसा मान लो कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं तुमको, पहला मेंबर पहले सेट से उठाना है, दूसरा मेंबर दूसरे सेट से उठाना है। तो बताओ पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, है ना, 3 ऑप्शन। दूसरी प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। तो केवल 9 मेंबर आएंगे। ये याद करी हुई चीजें मत बोलो, है ना, कुछ और याद किया हुआ है और बता रहे हो मेरे को ना, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर कितने बना सकते हैं, देख लो, नंबर ऑफ ऑप्शन से काउंट कर लो। पहली प्लेस को भरने के 3 ऑप्शन जैसे इस क्वेश्चन में, और दूसरी प्लेस को भरने के भी अभी 3 ऑप्शन है, तो 3 into 3 9 ऑप्शन हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m और n कर दूं, A सेट में m एलिमेंट है, B सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो पहली प्लेस को भरने के m ऑप्शन, दूसरी प्लेस को भरने के n ऑप्शन, तो m into n हो जाएगा। इतने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो समझ लो फॉर्मूला आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, यही है फॉर्मूला, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये अलग से लिख लो, A क्रॉस B क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये फॉर्मूला बन गया पहला, है ना, A क्रॉस B में, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू NA इंटू NB, है ना, ठीक है। अब ऐसे पूछा जाए, अब आते हैं, हाँ धीरे धीरे ऐसे ही, हम रिलेशंस की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं ऐसी जनरल सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इस A क्रॉस B के सबसेट बनाए जाएंगे तो कितने बनेंगे वो सबसेट्स, है ना। A क्रॉस B के सबसेट बनाए जाएंगे तो कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट का फॉर्मूला कैसे आता है, अगर किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं,
है ना, किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट होते हैं इसके, 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n, ठीक है। तो अगर A के सबसेट बनाऊं तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। अगर B के सबसेट बनाऊं तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। अब मैं बोल रहा हूं A क्रॉस B के सबसेट बनाने हैं मेरे को, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 9, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 9, है ना। तो जिसके सबसेट बना रहे हो तुम उसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर A क्रॉस B में M और N के टर्म्स में बात करें, तो अगर A में M एलिमेंट्स हैं, B में N एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में Mn एलिमेंट्स होंगे, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर Mn, है ना। इतने बनेंगे, सीधी सीधी सी बात है ना। जितने A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर में लिख दो, उतने सबसेट बनेंगे, ठीक है। अब सबसेट की क्यों बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, है ना, लिखा बस हमने कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इतने होंगे, ठीक है। बस अभी तो हमने पढ़ लिया कि इतने ऐसे सबसेट बनाते हैं, क्यों जरूरी है सबसेट, तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या, ये 2 सेट दिए हुए तुमको, एक A सेट दिया है -1 0 1 2, एक B सेट दिया है 0 1 2 3 4। अब बताओ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, सामने जो लिखा है फॉर्मूला दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, तो A क्रॉस B में 4 × 5 एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स होंगे जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सामने जो लिखा हुआ है। इसके सबसेट कितने बनेंगे, है ना, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 20 बनेंगे, है ना। A क्रॉस B में 20 एलिमेंट हैं, तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 20 बनेंगे। तो अब एक सवाल क्या है कि राइट है ना, अरे हाँ, ये एक सवाल है कि वो जो सबसेट है 2 की पावर 20 है वो काउंट, है ना, उसमें से वो वाला सबसेट लिखो, है ना, उसमें से वो वाला सबसेट लिखो जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एक रिलेशन दी है मैंने x² = y, है ना। A क्रॉस B का वो सबसेट जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो x² = y को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में पहले का स्क्वायर करें तो वो दूसरे के बराबर आ जाए, है ना। वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे, उनका सेट बनाओ एक, वो आंसर है ना, उस सबसेट की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, पहला एलिमेंट A से उठाना है, दूसरा एलिमेंट B से उठाना है, और ऐसे उठाना है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा x² = y को। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो चेक करो। -1 के साथ कौन सा मैच बैठेगा, 1, तो -1, 1 होगा। एक ये होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x² = y को, और कुछ होगा, और एक 0, 0 होगा, ठीक है, और एक 1, 1 होगा, ठीक है, और एक 2, 4 होगा, है ना। तो इन सबको कॉमा से सेपरेट करके एक सेट के अंदर लिख देता हूं। ये हो गया वो वाला सबसेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। राइट दैट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में 2 की पावर 20 एलिमेंट्स थे, तो मैं वो अलग अलग लिख तो नहीं सकता, है ना, बहुत सारे हैं, 2 की पावर 20 बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना। तो लेकिन उसने लिखवाया है क्या, सबसेट बोला है A क्रॉस B का, कौन सा वाला, जिसमें जो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, x² = y को। तो उसमें बस ये 4 एलिमेंट्स होंगे जो इस x² = y को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने एक सेट बना के लिख दिया, तो ये सबसेट तो है, A क्रॉस B का सबसेट है बस ये, है ना। A क्रॉस B में तो सारे मेंबर हैं, ये चारों भी होंगे उसमें, है ना। तो अभी सुनते रहो, अभी तो ऐसे ना, ऐसा मान लो रामायण चल रही है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स थे, 2 की पावर 20। अब उसमें से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई किए हैं वो ये वाले हैं,
है ना। तो यही है रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन क्या है, मतलब कुछ ऑर्डर्ड पेयर में एक रिलेशन दिया होगा उसने। जैसे अगर मैं बोलता कि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हो, तो अब बताओ ये वाला x इक्वल टू वाई वाला, तो उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? x इक्वल टू वाई वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है बस, तो 0 0 और 1 1, 0 0 और 1 1, बस -1 है ही नहीं उसके अंदर, b में है ही नहीं -1, तो 0 0 1 1 2 2 ये तीन होंगे, है ना, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इस रिलेशन के लिए मैं क्या बनाऊंगा? 0 0 1 1 और 2 2। ये जो सेट बनेगा ये किस रिलेशन को डिनोट कर रहा है? इस रिलेशन को। और ये ऊपर वाला किस रिलेशन को डिनोट कर रहा था? इस रिलेशन को। तो ऐसी कोई और रिलेशन भी हो सकती है, कुछ और दे दूं, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई दे दूं, ठीक है, होगा कुछ, तो निकाल लेंगे कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी रिलेशन दे दूं कोई भी ना सेटिस्फाई करे। जैसे मुझे बताओ एक्स क्यूब इक्वल टू 7 + y, ऐसा कोई होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। 7 + x की पावर इसको कर दो 4, इसको 4 कर दो, तो x की पावर 4 इक्वल टू 7 + y, तो इसको कोई सेटिस्फाई कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, तो नल रिलेशन बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, नल सेट बन जाएगा। तो अब रिलेशन की क्या डेफिनेशन आने वाली है कि रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट होता है ना, रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट होता है। 3, b तो हो सकता है 3, 9, किसमें? 3, 9 किसमें हो सकता है? इसमें 3 लिखा है कहीं, इसमें 9 लिखा है कहीं? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें a क्रॉस b में से ही उठाने थे ना, या तुम अपनी मर्जी से 4, 16 लिख दो, अपनी मर्जी से थोड़ी लिखना है। a ये है, b ये है, इसी में से बनाने हैं, है ना, ठीक है। तो रिलेशन अब हमें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आई कि जरूरी नहीं है ये हमेशा दिया हो x² इक्वल टू वाई। जैसे मैं बोल सकता हूं कि अगर इसको सबको हटाया जाए, एक सबसेट बना रहा हूं मैं, -1, 0, -1, 4, 2, 2, बस ये मेंबर है उसमें, बस यही मेंबर है उसमें। अब मुझे बताओ ये एक रिलेशन है क्या ए से बी में? ये एक रिलेशन है या नहीं है? ए से बी में ये एक रिलेशन है या नहीं है? तो बस इतना देखना है सबसेट है या नहीं है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है। अब देखो तुमको रिलेशन नहीं दी मैंने तुमको रिलेशन नहीं दी कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, होगी कोई रिलेशन भाई, मुझे नहीं पता, मैंने तो तुमको मेंबर दे दिए। या तो तुम्हें मैं रिलेशन दे दूं x² इक्वल टू वाई टाइप की, तो तुम अपने आप बना लोगे कौन कौन से मेंबर होंगे, या मैं सबसेट दे दूं, होगी कोई रिलेशन। मैं पूछ ही नहीं रहा कौन सी रिलेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, बस तुम्हें चेक क्या करना है कि सबसेट है या नहीं है। तो बताओ ए क्रॉस बी में, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे उसमें -1 0 होगा या नहीं होगा? ए क्रॉस बी में, है ना, ए क्रॉस बी में होगा, ये रहा -1 और ये रहा 0, होगा। -1, 4 होगा या नहीं होगा? होगा, -1 ये रहा, 4 ये रहा, होगा। 2, 2 होगा या नहीं होगा? होगा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, ये भी होगा। मतलब ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, मतलब ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। मुझे वो रिलेशन नहीं पता बस, है ना, क्या रिलेशन है एक्स और वाई में, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे जब वो, तो तुमको पता होगा सेट देने के 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से? सेट देने के 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से? सेट लिखने के, सेट रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो अगर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है
तो ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में वो एलिमेंट्स अलग अलग दे देता है, सेट बिल्डर फॉर्म में वो रूल बता देता है जिसके हिसाब से तुमको लिखने हैं वो, है ना। समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा किसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, किसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, है ना। तो अब अगर मैं तुमको एलिमेंट्स ही दे दूं तो मैं सोचूंगा ही नहीं भाई एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो ये सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में तुमको रिलेशन दे दी तो है रिलेशन। तो फाइनली डेफिनेशन bx a में पॉसिबल नहीं है, क्या क्या लिखा है ये, b क्रॉस a में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये b क्रॉस a में रिलेशन नहीं है, ये a से b में रिलेशन है, a से b, है ना, ऐसे a से b में रिलेशन है ना। तो a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए बस वो, है ना, a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए। अब मैं पूछता, बताओ ये b से a में रिलेशन होगी क्या, ये ऊपर जो लिखी है ये b से a में होगी क्या रिलेशन, नहीं, b क्रॉस a में ये वाले मेंबर्स नहीं होंगे, है ना। b क्रॉस a में तो 0, -1 इस टाइप के मेंबर होंगे, है ना। तो b से a में नहीं है ये रिलेशन, है ना, बात समझ में आ गई है। तो फाइनली क्या डेफिनेशन आई, फाइनली क्या डेफिनेशन आई रिलेशन की, है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो है बस a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए, इसको कहते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b, है ना। तो कहाँ गया हमारा, तो ये हमने पढ़ ही लिया, है ना। तो इसी रिलेशन को ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, ये, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है कि ऐसी रिलेशन बताओ, अबव सेट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कौन सी रिलेशन, ये वाली x, y सच दैट x² = y है ना, x a सेट से है, y b सेट से है, तो ये रिलेशन लिखी है फ्रॉम a टू सेट b। कौन सी रिलेशन, ये वाली, है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, ऊपर तुम्हारा रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। तो अनदर एग्जांपल भी लिखे हुए हैं ये, तो -1, 2, बताओ ये रिलेशन है या नहीं है सेट ए से सेट बी में। अब सेट ए सेट बी फिर से देख लो, बताओ R1 रिलेशन है या नहीं है, कौन सी रिलेशन है मैं नहीं पूछ रहा, क्या रिलेशन है वो नहीं पता, लेकिन है या नहीं है बस ये पता करना है। तो -1, 2 मेंबर है या नहीं है, तो -1 और 2, ठीक है 0, 3, 0 इधर और 3 इधर है, और 1, 4, 1 इधर 4 इधर, मतलब ये सबसेट है तो रिलेशन है ना। क्या रिलेशन है मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं। ऐसी R2, तो R2 में 1, 3 है बस, तो ऐसी कोई रिलेशन होगी बस जिसको ये वाला ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन सी रिलेशन है ना। तो जैसे 1, 3, 1 इधर है 3 इधर है, मतलब है ना, मुझे वो रिलेशन नहीं पता, वो रिलेशन कोई होगी जिसको बस यही सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ा जाए, तो अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is a relation from set A to set B. Any subset of A cross B is a relation from set A to set B. सीधा सा जब पहले पढ़ा होगा तो सीधे यही पढ़ा होगा कि A क्रॉस B का कोई सा सबसेट लिख लो, उसको रिलेशन बोलते हैं, है ना। तो अब मैं पूछूं A क्रॉस B के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इसीलिए निकाले थे हमने सबसेट, हाँ अभी कर रहे हैं। A क्रॉस B के जितने सबसेट पॉसिबल है उतनी रिलेशन बन जाएंगी। मैं बोल तो रहा हूं कि कितनी रिलेशन बना सकते हो A से B में, जितने सबसेट हो सकते हैं उसके। तो A क्रॉस B में mn मेंबर थे, उसकी इतने सबसेट बन सकते थे, तो इतनी रिलेशंस पॉसिबल है फ्रॉम A टू सेट B, है ना। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो सबसेट कितने बना सकते हो, इतने बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट A टू सेट B इतनी होगी, 2 की पावर NA into N, है ना। ये अगला फॉर्मूला आ गया कि A से B में कितनी रिलेशन होंगी, 2 की पावर Mn। अगर एक में M है एक में N है तो 2 की पावर Mn रिलेशंस पॉसिबल है। तो तुमने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा 2 की पावर Mn वाला, तो है ना, कि A से B में कितनी रिलेशंस पॉसिबल है,
तो अब हमको पता चल गया कैसे आया कि ए से बी में सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट इतने बनते हैं, तो उतनी रिलेशन। चलो ऊपर वाली स्लाइड पे जिसने कुछ नहीं उतारा है वो लिख लो, फिर हम आगे बढ़ें। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा? ये तुमने पढ़ा हुआ भी है तो थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ हाँ ये है ना। ठीक है, तो अब एक दो चीज लिखी हुई है, ये भी तुम्हें पता है, अभी बताया था। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसी रिलेशन जिसको कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, ऐसी कोई रिलेशन है जिसको कोई ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब नल सेट है ना। तो नल सेट भी सबसेट तो होता ही है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट तो होता ही है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी रिलेशन जिसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया वो ये है ना। अब यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कौन सी होगी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं ऐसी रिलेशन, तो उसमें सारे मेंबर आ जाएंगे, तो वो तो ए क्रॉस बी के बराबर ही हो जाएगी, है ना। पूरा का पूरा उठा के रख दिया तो वो ए क्रॉस बी हो जाएगी, है ना। तो फाई क्या हो गया, नो ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द सेड रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन कौन सी हो गई, ऑल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द सेड रिलेशन, है ना। तो ऐसी कोई रिलेशन है, ऐसा कोई है ही नहीं जो उसको मना कर रहा है, नहीं नहीं मैं भी, है ना, सब सेटिस्फाई कर गए उसको। ठीक है, तो ये दो टर्म अलग से पढ़ लिए हमने, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन। अब आता है एक, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो रिलेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तो तुमने पढ़ लिए, कौन से, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म टाइप की, एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको एनसीईआरटी में एरो डायग्राम भी बोला गया है ना। एनसीईआरटी में नाम इसका एरो डायग्राम दिया है, हम ज्यादातर मैपिंग वाला वर्ड यूज करेंगे, है ना, मैपिंग, है ना। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी चीज अगर पिक्चर से दिखाई जाती है तो हमको ऑब्वियसली ज्यादा समझ में आती है। तुम कितना भी लिख लो, जब तक तुम पिक्चर से नहीं समझाओगे तब तक हमको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तो बस वही तरीके, वही काम करने की कोशिश की है, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना के समझा जाए, है ना, उसी को बोल रहे हैं एरो डायग्राम। क्या है ये, तो ये लिखा है, तो ए सेट दिया, ये लिखा, बी सेट है एक, है ना, 1 2 3 ए में है, बी में ए बी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी सेट ऐसे क्लोज लूप में बना लेंगे, ये जो बनाया हुआ है सामने, है ना, ये वाला, ये क्लोज लूप में ए सेट बना दिया, ये क्लोज लूप में बी सेट बना दिया, मेंबर इसके अंदर लिख दिए 1 2 3 ए कॉमा बी, है ना। ठीक है, अभी बस यही किया मैंने, है ना, बस इतना ही बनाया कि इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और यहाँ पे बनाया है ए बी, बस बस ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब एक रिलेशन बनाई मैंने, पहले तो चेक करना है कि वो रिलेशन है या नहीं है। जैसी रिलेशन ये लिखी है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 1 A 1 B 2 B, तो बताओ ये रिलेशन है या नहीं है। 1 A 1 B 2 B, तो 1 A 2 है, सबसेट है, सारे मेंबर होंगे 1A 1B और 2B, है ना। ठीक है। तो अब इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा 1 किसके साथ है, ए के साथ है, तो 1 से ए की तरफ एक एरो बना दूंगा और, है ना, उसमें इधर की तरफ डायरेक्शन कर दूंगा उसकी। ऐसे ही अगला क्या लिखा है, 1 बी से भी अटैच है, तो 1 को मैं बी से भी अटैच कर दूंगा ऐसे और एरो लगा दूंगा इधर। फिर अगला देखूंगा 2 B, 2 मतलब बी से अटैच है, तो एक 2 की तरफ एरो लगा दिया और बस। तो ये हो गया हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और ए से बी की तरफ एक, है ना, ऐसे कर्व वाला एरो जाता हुआ जिसके ऊपर आर लिखा होगा, ये क्या शो कर रहा है कि ए से बी में एक रिलेशन है आर। कौन सी, नीचे देख लो, नीचे मैंने एरो बनाए हुए हैं, नीचे देख लो, है ना। तो नीचे देख के हम बता सकते हैं कि 1 किससे अटैच है, ए से, 1 किससे अटैच है, बी से, और 2 किससे अटैच है, बी से। तो 1 A मेंबर है, 1 B मेंबर है और 2 B मेंबर है इस रिलेशन का, है ना। ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। अब इसमें कुछ टर्म्स और डिफाइन करेंगे। ये जो ए है, ए इज नोन एज द इमेज ऑफ 1, है ना, ए इज नोन एज द इमेज ऑफ 1।
तो A1 की इमेज है। ऐसी बोलूं मैं B1 की भी इमेज है और B2 की भी इमेज है ना। इसको बोलते हैं इमेज, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे है ना उसको बोलेंगे इमेज। ये इधर से किसी की इमेज आ रही होगी है ना। तो A इज द इमेज ऑफ 1, B इज द इमेज ऑफ 1 एंड B इज ऑल्सो द इमेज ऑफ 2। और एक उल्टा टर्म डिफाइन किया जाता है ना, प्री इमेज। तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ A है ना, 1 इज द प्री इमेज ऑफ A और 1 इज ऑल्सो द प्री इमेज ऑफ B। ऐसी 2 इज द प्री इमेज ऑफ B है ना, 2 इज द प्री इमेज ऑफ B। 3 किसी की नहीं है प्री इमेज है ना, 3 किसी की नहीं है और 3 की इमेज भी कोई नहीं है और 3 किसी की प्री इमेज भी नहीं है। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं ये। 3 किसी से अटैच नहीं है, किसी से भी मैप नहीं है 3 है ना, तो 3 की कोई इमेज नहीं है, तो 3 किसी की प्री इमेज भी नहीं होगा। एक ही बात को दो तरीके से बोल रहा हूं है ना, समझ में आ गई बात। अब ये टर्म लिखे हुए हैं, इन टर्म को समझना भी जरूरी है। ये क्या लिखा हुआ है ना। हाँ, प्री इमेज इधर वाले होते हैं, इमेज इधर वाली होती है ना, कंसेप्ट सेम है। 1 की इमेज A और A की प्री इमेज 1 है ना, वो वाला कंसेप्ट है बस, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म, ये क्या है 1RA, तो है ना, देखो इसमें बोलूंगा मैं इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन बनाई है मैंने A से B में, 1 इज रिलेटेड टू A, 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू B और 2 इज रिलेटेड टू B है ना। तो वही लिखे हुए हैं ये मतलब इनका यही है कि 1RA का मतलब क्या है कि जो तुम रिलेशन की बात कर रहे हो उसमें से 1 रिलेट हो रहा है A से, मतलब 1, A मेंबर है उसका है ना। ऐसे ही 1 रिलेट हो रहा है B से, मतलब 1, B मेंबर है उसका। 2 रिलेट हो रहा है B से, मतलब 2, B मेंबर है उसका। समझ गए इतनी बात। टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं कि किस चीज का क्या मतलब होता है, बस समझ में आ गई इतनी बात। हाँ बस ठीक है। तो अब एक दो टर्म डिफाइन करते हैं। पहला टर्म डोमेन है ना, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस को बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब इस A सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मैप हो रहे हैं है ना, बस उनका कलेक्शन, उसको बोलते हैं डोमेन। नहीं 1 2 3 नहीं, 3 मैप नहीं हो रहा किसी से भी है ना, केवल 1 2। हाँ है ना, केवल 1 2 कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। इसमें ये है ना, यहाँ पे समझने की जरूरत है, 3 नहीं आएगा डोमेन में, तो 1 हो रहा है और 2 हो रहा है, बस 3 तो हो ही नहीं रहा किसी से। तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस है ना। और एक टर्म होता है रेंज है ना, रेंज होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस है ना। मतलब B में देखो अब है ना, इमेज B में होती है और प्री इमेज A में होती है। तो अब B में देखो कौन कौन सी है जो किसी की इमेज है, किसी की भी होनी चाहिए बस। तो ये तो दोनों ही है, A भी है और B भी है। तो रेंज क्या हो गई, A, B। तो डोमेन इस केस में है 1, 2 और सेट की फॉर्म में लिख दो, और रेंज है A, B। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एक एलिमेंट और होता है इसमें, मान लिया C है ना, एक जो मैंने दूसरी रिलेशन बना रहा हूं जिसमें A सेट है 1 2 3 और B सेट है ABC, और यही है मैप, यही है ना। तो अभी भी डोमेन यही होती, रेंज यही होती है ना। C तो मिली ही नहीं, किसी की भी नहीं है इमेज, तो C तो है ना। तो अब एक नया टर्म और डिफाइन करना है जिसके लिए मैंने C लिखा है, ये उसको बोलते हैं कोडोमेन। अब ये क्या होता है कोडोमेन, कोडोमेन होता है ये जो B सेट लिखा है पूरा सेट, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये पूरा, चाहे वो इमेज हो चाहे वो इमेज ना हो, इसको बोलते हैं कोडोमेन।
हाँ 1 की इमेज ए और बी है, हाँ सही है, हाँ है ना। कोडोमेन, कोडोमेन होगी ये बी वाला पूरा सेट, है ना। सारे मेंबर लिखो उसमें, चाहे वो किसी से रिलेट हो रहे हो या ना हो रहे हो। तो कोडोमेन क्या होगी इस केस में, ए बी सी, जो मैंने सी लिखा है ये है कोडोमेन, ठीक है। अगर पहला वाला ही केस लेते, अगर हम पहला वाला ही केस लेते तो कोडोमेन और रेंज सेम होती, है ना। कोडोमेन भी वही है, रेंज भी वही थी पिछले केस में, है ना। जब सी नहीं था, जब ये सी नहीं था तो कोडोमेन भी यही होगी, है ना। क्योंकि सारे ही इमेज हो रहे हैं तो पूरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन, और बस खाली वो वाले मेंबर जो कनेक्ट हो रहे हैं किसी से उनको बोलते हैं रेंज। तो रेंज और कोडोमेन में अंतर है, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, है ना। जब सारे ही कनेक्ट हो जाएंगे तो बराबर भी हो जाएंगे कोडोमेन, है ना। तो ये है डेफिनेशन डोमेन, रेंज और कोडोमेन की, है ना। नीचे लिखा हुआ भी है ना। डेफिनेशन लिख लो, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस ऑफ ए अ रिलेशन आर इज नोन एज द डोमेन ऑफ रिलेशन, है ना। तो प्री इमेजेस मतलब ए में देखो, बस ए में घुस के देखो कि कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको डोमेन बोल देंगे। अब दूसरा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ अ रिलेशन, है ना। इमेजेस को रेंज बोलते हैं एंड बी सेट को कोडोमेन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत, है ना, एकदम सही। हाँ, तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ रिलेशन आर इज नोन एज रेंज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, और पूरा सेट द होल सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, कभी कभी जो रेंज है वो छोटी भी हो सकती है कोडोमेन से। जैसे मुझे यही बताओ, कोडोमेन रेंज जो मैं बोलूंगा, कोडोमेन हमेशा रेंज से या तो बराबर होगी या बड़ा होगा सेट, क्लियर है क्या। कोडोमेन जो होगा वो या तो रेंज के बराबर हो सकता है, वरना कोडोमेन वाला सेट बड़ा होगा, रेंज वाला सेट छोटा होगा, है ना। क्योंकि रेंज हो सकता है कोई छूट जाए, तो कोडोमेन में तो सारे लिखने हैं और रेंज में बस वही लिखने हैं जो कनेक्टेड है ना। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कोडोमेन इज, है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। बराबर भी हो सकती है लेकिन सबसेट तो होगी होगी, ऐसे लिख देते हैं। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना, जैसे इस वाले केस में हुई है ना, जैसे इस वाले केस में हुई है, ये जो लिखा है मैंने अभी, कि अगर मैं सी लिख दूं यहाँ पे, इसमें रेंज क्या है ए कॉमा बी, और इसमें कोडोमेन क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो रेंज सबसेट है कोडोमेन का, है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या यही अगली बात लिखी हुई है ना, कि द होल सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, है ना। तो और ये पॉइंट नोट करने के लिए, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बराबर भी हो सकती है लेकिन सबसेट तो होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ, ऑल्सो सेट ए, हाँ सेट ए को कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। सेट ए इज नॉट सेम एज डोमेन, है ना, मतलब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, क्या पता सब कनेक्ट हो रहे होते। जैसे इसी में करता मैं, अगर 3 को भी अटैच कर देता हूं इससे, तो अब पूरा सेट ए है डोमेन, है ना। 1 भी कनेक्ट हो रहा है, 2 भी कनेक्ट हो रहा है, 3 भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये डोमेन हो जाएगी पूरा ही सेट, है ना। लेकिन इस जैसे इसमें 2 टर्म डिफाइन है, एक रेंज होता है एक कोडोमेन होता है, यहाँ पे 2 टर्म डिफाइन नहीं है, यहाँ पे बस डोमेन डिफाइंड है। इस पूरे सेट ए को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, है ना। डोमेन किसको बोलते हैं, जितने कनेक्ट हो रहे हैं, जितनी, है ना, इमेज दे रहे हैं, जितने एलिमेंट्स ए के, जितने एलिमेंट्स ए के मैप हो रहे हैं किसी से, बस उनका कलेक्शन, उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, अब जैसे ये वो वही चीजें लिखी हुई है, बस रिलेशन आर, है ना, रिप्रेजेंटेड ईदर बाय रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, जो हमने तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो बना भी सकते हैं, जैसे ये बोलता मैं, ये एक रिलेशन लिखी है, बताओ, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है ना,
ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एक नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में, मतलब वो जो सेट है ना वो नेचुरल नंबर के सेट है दोनों, इधर भी नेचुरल नंबर इधर भी नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर, मतलब इनफाइनाइट सेट्स हैं ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर भी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब उन्हें कौन सी रिलेशन दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, और x लेस देन 3 है। बताओ कौन कौन सा कनेक्ट करूं, बताओ कौन कौन से कनेक्ट करूं इस रिलेशन में, ये जो पहली वाली रिलेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 होना है और x 3 से छोटा भी होना है, बस वो वाले कनेक्ट करने हैं, है ना। हाँ सब लिख दें, मतलब कौन से मेंबर होंगे, तो 1 किससे अटैच होगा, 2 से, ऐसे ही 2 किससे अटैच होगा, 1 से, ऐसे ही 3 किससे अटैच होगा, किसी से भी नहीं, है ना। 3 अटैच होता तो 0 से, वो है ही नहीं उसके अंदर, तो 3 किसी से, बस यही होगा, बस यही बन गई, खत्म, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बस 1 2 से अटैच होगा, 2 1 से अटैच होगा। तो मैंने इस रिलेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई थी, मैंने एरो डायग्राम बना दिया, ऐसा बनेगा इसका एरो डायग्राम, है ना। ये ऐसे नहीं है कि इसमें और भी एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछता डोमेन क्या है इस रिलेशन की, इस रिलेशन की डोमेन क्या है, केवल 1 एंड 2, तो 1 2 और लिख दिया उसको सेट के फॉर्म में, ये हो गई डोमेन। रेंज क्या है, ये तो डोमेन हो गई, रेंज क्या है, रेंज भी यही बनेगी, है ना। रेंज उधर देख लो दूसरे वाले सेट में, वो भी 1 2 ही है ना, तो रेंज भी यही है। अब मैं पूछूं कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो ऑल नेचुरल नंबर है, पूरा सेट, जो वो बी वाला पूरा सेट है, तो कोडोमेन है ऑल नेचुरल नंबर। ये 1 2 3 1 2 3 कौन लिख रहा है, 3 कहां से आया, है ना, 3 क्या है, 3 हो सकता है किसमें, डोमेन में नहीं है, रेंज में नहीं है 3, रेंज में नहीं है 3, कोडोमेन में है। तो कोडोमेन में ऐसे नहीं कि तुम 3 लिख दो, बस ये सारे लिखने हैं, तो सारे, सारे कौन से हैं, पूरे नेचुरल नंबर सारे। अच्छा x लेस देन इक्वल टू 3, हाँ तो x लेस देन इक्वल टू 3, हाँ बताओ, भावना बोल रही है x लेस देन इक्वल टू 3, तो x 3 हो सकता है, तो x 3 होगा तो उसके लिए y भी तो मिलना चाहिए, तो अगर x 3 होगा तो y क्या होगा, 0, कहां है 0, 3 को मैं किससे अटैच करूं, 0 से, 0 है ही नहीं कहीं, तो 3 नहीं होगा अटैच, ये वाली बात समझो। तो 3 हो सकता है x3, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंगली y नहीं मिल रहा मेरे को, तो 3 किसी से अटैच नहीं होगा। बात समझ में आनी चाहिए इतनी, है ना, है ही नहीं उसके अंदर 0। अब मैं अगर ये बोलता चलो कि ये जो ये वाला जो है ना, कहां गया, ये जो है ये वाला सेट, ये n नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर का सेट है, ये वाला, इसकी जगह मैं होल नंबर लिख देता हूं, ये होल नंबर का सेट है, तो होल नंबर में 0 होता है इधर, है ना, तो 0 होता है, ये होल नंबर का सेट है, तो अब 3 0 आ जाएगा। अब 3 किससे अटैच हो जाएगा, 0 से, अब 3 0 आ जाएगा, तो अब डोमेन 1 2 3 हो जाएगी और रेंज 0 1 2 हो जाएगी, रेंज 0 1 2 हो जाएगी। बात समझ में आनी चाहिए ये, कोडोमेन अब होल नंबर होगी पूरा, कोडोमेन अब पूरा होल नंबर होगी, है ना, ये पूरा सेट होता है कोडोमेन। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए ये, है ना, इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, सबकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हटाया जाए इसको, ऊपर का कॉपी नहीं हुआ है, कौन सा वाला, कर लो जल्दी, फिर हम एक नई चीज पे आते हैं, जल्दी कर लो, ये जितना यहाँ से ऊपर का है जो कॉपी नहीं किया है। हम्म,
हो गया, चलो तो आगे बढ़ा जाए। अब एक टर्म आता है रिलेशन ऑन अ सेट ए या इन अ सेट ए, ऐसे भी लिखा होता है ना, रिलेशन ऑन अ सेट ए या इन अ सेट ए, कैसे भी मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन ना ए से ए में ही है, ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है, दोनों सेट सेम है ए। तो जैसा अभी पूरा ऊपर क्वेश्चन किया था हमने, ऊपर क्या किया था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही रिलेशन थी वो, है ना, तो वो रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं उसको, है ना, रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, ये दिखा हुआ रिलेशन फ्रॉम n टू n, तो इसका एक नाम है अलग से, रिलेशन ऑन अ सेट ए, मतलब ए से ए में ही है ये रिलेशन, मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे उसका सबसेट आ रही होगी ये, ए क्रॉस ए का, है ना। तो बात समझ में आ गई है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ और एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज नोन एज रिलेशन ऑन द सेट ए, है ना, या रिलेशन इन द सेट ए, एक ही बात है। क्या टाइप ऑफ रिलेशन वाला दिखा दीजिए, क्या होगा? ये अपने आप अनम्यूट कैसे हो गए सब भाई, क्या गड़बड़ चल रही है? ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये तो मैं म्यूट भी कर रहा हूँ तो भी म्यूट नहीं हो रहा। हाँ, जूम हैक कर लिया चलो ठीक है। हाँ कर्णिका बताओ क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो अब शुरू होगा। अब वो जो दो लिखे थे हमने एम्प्टी और यूनिवर्सल वाला, तो वो तो अपने आप लिख लो भाई, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये तो बस दो बताई थी मैंने, ये होती है ना। अच्छा अच्छा वो पूरा, हाँ सर वो कर्णिका है, लेकिन हैंड रेज किसने किया हुआ है, कर्णिका ने हैंड रेज, कोई कुछ पूछना है, हैंड रेज किया हुआ है कर्णिका। हाँ अब नहीं बटा लिया इसलिए पूछ रहे हैं भाई हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ओके ओके बेटा समझ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब यहां से ना हमारी ऐसी चीज शुरू होती है जो है ना ज्यादातर पूछी जाएगी, अगर पूछी जाएगी तो यही पूछा जाता है जो अब पढ़ने वाले हैं, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन मेंस में, है ना, मेंस में ही, एडवांस के लायक तो चैप्टर ही नहीं है ना ये, तो मेंस लेवल पे बात करें या बाकी जो और एग्जाम होते हैं मेंस लेवल के उनके हिसाब से बात करें, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। किसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन? हाँ केतन क्या हुआ यार, ये हैंड रेज कर देते हो फिर हटा लेते हो, मतलब ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई। हाँ आइडेंटिटी रिलेशन, सबसे पहला आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं, तो सबसे पहले अ रिलेशन ऑन अ सेट ए की बात करेंगे। अब हम बस सारे वो पढ़ेंगे जब ए से ए में ही है रिलेशन, है ना, जितने भी पढ़ने वाले हैं हम, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं उसमें सेम सेट से सेम सेट में ये रिलेशन, है ना, ए टू ए। तो अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज दैट, है ना, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, है ना। सेट ए से सेट ए में वो वाली रिलेशन, मतलब जिसमें सेट ए के सारे मेंबर
केवल खुद से ही अटैच होंगे। तो अगर मैं ए सेट ऐसे बना दूं, ए और ए दोनों, तो इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बनानी है ए से ए में, मतलब 1 से 1 अटैच हो जाएगा, 2 से 2 अटैच हो जाएगा, 3 से 3 अटैच हो जाएगा। ये बन गई आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारी, खत्म बात, है ना। तो दो चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि सारे होने चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब छोड़ना नहीं है किसी को। जैसे 3 छूट जाता तो गड़बड़ हो जाती, खाली 1 से 1 किया, 2 से 2 किया और 3 को किसी से नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। और खाली ओनली, एक ओनली वाला टर्म है, ओनली मतलब इसके अलावा भी कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 को 1 से कर दिया, 2 को 2 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया, अब 3 को 2 से भी कर दिया मैंने, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखो ये रिलेशन तो है, ऐसे नहीं है कि रिलेशन नहीं है ये, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1 को बस 1 से ही करना है, 2 को बस 2 से ही करना है, 3 को बस 3 से ही करना है। समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो जैसे ये लिखा है, ए लिखा है सेट 1 2 3, तो जो अभी बनाया था, तो क्या होगी आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3, और ब्रैकेट में बंद कर दिया, खत्म होगी बात, कुछ सोचना ही नहीं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आई ए से डिनोट करते हैं, है ना। आई ए से मतलब जनरली बोला जा रहा है कि जनरली आई ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि फंक्शन में भी आई से ही डिनोट करेंगे हम। तो यहाँ पे भी आई ए, आई का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, ए का मतलब ये सेट ए में, बस सेट ए से सेट ए में। तो कौन से मेंबर, एक्स कॉमा एक्स टाइप के मेंबर, और एक्स ए सेट से होना चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा से लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, है ना। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गई, सबसे आसान आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, वो सबसे पहले मेरे को कंफ्यूजन ही हटाना है। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ें। इट इज अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, है ना। तो कोई रिलेशन आर in a set A is called reflexive if A comma A उस रिलेशन में होना चाहिए, A comma A टाइप के सारे मेंबर उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। A सेट A का मेंबर है ना। तो A comma A टाइप के सारे मेंबर उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ हो या ना हो मुझे मतलब नहीं। तो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना। तो जैसे हाँ बस यही है, चाहे बाकी हो या ना हो। तो जैसे 1 2 3 है ना, एग्जाम्पल से देख लो, 1 2 3 है ए, है ना। तो एक रिलेशन लिखी मैंने जिसमें 1 1 भी है ना, 2 2 भी दिख रहा है मेरे को, 3 3 भी दिख रहा है। उसके अलावा भी कुछ लिखे हुए हैं, मेरे को मतलब नहीं है। मैं इसको इन तीनों को देख के बोल दूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है ना, ये रिफ्लेक्सिव है। केवल इन तीनों को देख के बोल दूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। बाकी हो भी सकता है कुछ और नहीं भी हो सकता, बस यही अंतर है किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। आइडेंटिटी में कुछ और भी नहीं हो सकता कि बस यही होगा, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में ये होना चाहिए, इसके अलावा ऑप्शंस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, है ना। 1 3, खाली 1 3 मतलब अगर मैं एक रिलेशन ये बनाऊं, ये बनाया बस, है ना, एक रिलेशन है ये 1 3 होगी रिलेशन। बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, नहीं है। क्यों, 1 1 है ही नहीं इसके अंदर, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। इट इज ओनली अ रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। मुझे 1 1 2 2 3 3 ये तीन ढूंढने हैं। अगर ये तीन मिल गए तो बाकी कुछ हो या ना हो मुझे मतलब नहीं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ A A belong to R for every A belong to set A,
इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन छोटा, है ना, रिलेशन होता है। जैसे ऐसा भी बोल सकते हो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सही है ना? ठीक है, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर ये ना लिखता मैं, ये वाला और ये वाला ना लिखता, तब भी ये रिफ्लेक्सिव होती। क्या दिक्कत है? अभी भी रिफ्लेक्सिव है। अब तो ये आइडेंटिटी भी है ना। अब ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है ना। क्लियर बात समझ में आनी चाहिए। तो अब अगर ये लिखे भी हैं, अब ये लिखे हुए हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में और कुछ का स्कोप नहीं होता, कुछ और नहीं होना चाहिए, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। बहुत छोटी सी बात थी ये भी, है ना, बड़े मजे मजे में ही खत्म हो गई। ठीक है, अब एक चीज और, समटाइम्स खाली रिलेशन दी होगी, ऐसे दे दी उसने, सेट नहीं दिया होगा। जैसे मैं बोलता हूं ये है 1,2 1,1, तो क्या लिख दिया 1,1 2,2 और 2,1, बस ये दिया हुआ है। उसने पूछ लिया बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और कुछ नहीं दिया, सेट दिया ही नहीं उसने, ए सेट दिया ही नहीं उसने, है ना। तो फिर बस इसे पूछ लिया उसने, बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना। तो यही चीज, समटाइम्स सेट ए इज नॉट गिवन। तो हम क्या देखें उस रिलेशन में कि जिसको बता सकें रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो मैं दो तरीके बता रहा हूं तुमको। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सब, है ना। अब मैं तुमको दो तरीके बता रहा हूं, तो तुम हर एलिमेंट को चेक करो, है ना, कि अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन का मेंबर है, हर एलिमेंट को चेक करना है मेरे को। तो फिर वो देखो तुम ए कॉमा ए, है ना, ये वाला, और बी कॉमा बी, ये दोनों मेंबर होने चाहिए उसके अंदर। अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगी, वरना नहीं होगी, है ना। मतलब जैसे ये 1,2 है पहला वाला, तो चेक करो 1,1 है या नहीं है। चेक करो 2,2 है या नहीं है। हो गई। अब अगले वाले पे चले जाओ, फिर ऐसे ही अगले वाले पे चले जाओ, फिर ऐसे ही अगले वाले पे चले जाओ, है ना। अगर सबके लिए ये चीज होल्ड हो गई तो होल्ड हो गई, है ना। नहीं नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हो, बी कॉमा ए भी होना चाहिए, वो अगली डेफिनेशन है, वो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है। देखो ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, है ना। तुम कंफ्यूज खुद भी होगे और फिर दूसरों को भी करोगे, है ना। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं तुमको, ये थोड़ा तरीका अटपटा सा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मुझे ये बताओ कि ये एक रिलेशन बनाई है मैंने किसी सेट ए में, वो सेट क्या पॉसिबल है, सबसे छोटा ए सेट क्या पॉसिबल है जिसमें ये रिलेशन बना सकते हो तुम। वो वाला ए सेट बताओ मुझे क्या होगा। जैसे सेट नहीं दिया तो मैं बनाऊंगा, सबसे छोटा पूछ रहा हूं, और सबसे छोटा सेट ए जिसमें ये रिलेशन बनी होगी, वो वाला सेट, तो वो 1,2 होगा, सबसे छोटा। इसलिए मैंने बोला है सबसे छोटा, तो यही होगा। मतलब ठीक है, ये वाली रिलेशन इस सेट में भी हो सकती है, 1 2 3 में भी, है ना, ए से ए में बन सकती है ये वाली रिलेशन, लेकिन ये इससे छोटा, मतलब इसमें भी बन सकती है ना। तो सबसे छोटा सेट यही वाला पॉसिबल है। अब चेक कर लो, बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इस ए को देख के चेक कर लो, 1,1 है ना चाहिए और 2,2 होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है। तो दिख रहा है मेरे को 1,1 भी है, 2,2 भी है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गई। तो अब जितनी बात समझे हो, बताओ ये वाली रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, जल्दी बताएं सब। ऐसी दोनों बतानी है, R1 भी R2 भी।
तो सब ऑलमोस्ट सबने सही बताया है, एक आध छोड़ के, कि R1 रिफ्लेक्सिव है और R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। R1 रिफ्लेक्सिव है और R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बस एक बार बता देता हूं कैसे, कि R1 वाली रिलेशन बताओ किस सेट्स में बनी होगी, सबसे छोटा सेट। तो 1, 2, 3 में बना सकते हो उसको बस, है ना। 1, 2, 3 होंगे उसमें मेंबर, 1, 2, 3 उसमें बनी होगी ये वाली रिलेशन। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 दिख रहे हैं, ये है, लिखे हुए हैं। ऐसी अगर मैं दूसरी भी रिलेशन देखूं तो वो कौन से सेट में बनी होगी, सबसे छोटा सेट, तो वो भी इसी सेट में बन सकती है ना। 1, 2, 3 ही होगा वो, 1, 2 में नहीं बना सकते उसको, 1, 2 में नहीं बन सकती ये रिलेशन, क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो 3 मेंबर तो होगा ए में, तो 1, 2, 3 में ही बनी होगी, है ना। तो अब दूसरे में 1, 1 तो है, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो बस यही चेक करना है हमको। और वरना सीधे सीधे क्या देखते, कि हर चीज को देखो, कोई भी एलिमेंट दिखे इसमें, इस पूरे में कोई भी एलिमेंट दिखे तुम्हें, वो खुद से तो मैप होना ही चाहिए। जैसे ये लिखा है 1, तो 1, 1 से मैप है क्या? हाँ है, यही वाला है। ऐसी 2 भी लिखा है, तो 2, 2 से मैप है? हाँ है। ऐसी ये 3 लिखा है, तो 3, 3 से मैप है? हाँ है। तो जितने भी एलिमेंट्स तुमको दिख रहे हैं ना इसमें, वो खुद से तो मैप होने ही चाहिए। जैसे इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, तो जैसे ये 1 लिख रहे हैं दोनों, तो 1, 1 से मैप है। ऐसी 2 लिखा है, तो 2, 2 से मैप है, ये लिखा, लेकिन ये 3 लिखा है, 3, 3 से मैप नहीं है, कहीं भी कहीं नहीं दिख रहा मेरे को 3, 3 से मैप, तो ये नहीं है रिफ्लेक्सिव, है ना। तो R1 में नजर घुमा के देख लो सारे में, कि हर एलिमेंट खुद से अटैच होना चाहिए। ऐसे सारे दिख रहे हैं क्या? तो सारे दिख रहे हैं तो सही है ना। एक भी ऐसा नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। बाकियों को देखना ही नहीं है, बस खुद से होना चाहिए, इटसेल्फ एक अटैचमेंट होना चाहिए, है ना। तो बात समझ में आ गई ना, R1 है और R2 नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत उम्दा। तो अब हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो आगे कंटिन्यू रखें या वो एक दो क्वेश्चन पूछ लूं उसके, है ना। तो चलो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, है ना। अब इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो एक दो जो टाइप के क्वेश्चन थे वो अभी बाकी हैं, तो इसको खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। आज के लिए रिफ्लेक्सिव तक का हो गया, है ना। कल हम या नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्रिक रिलेशन से शुरू करेंगे। चलो तो फिर अभी ये